नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना एजेंडा बताने पहुंच रहे हैं एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में नेताजी में आज खास मेहमान है राष्ट्रीय लोकदल के नेता अमर सिंह। अमर सिंह को राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। परमाणु करार को लेकर जब 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार खतरे में थी, तब अमर सिंह ही थे जिन्होंने सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में अमर सिंह जेल भी गए। 4 साल पहले मुलायम से रिश्ता टूटा और अब जाकर कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमर सिंह से आज हम पूछेंगे कि सोनिया गांधी के खिलाफ इतना बोलते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि सोनिया गांधी के सहारे ही संसद पहुंचना चाहते हैं। मुलायम सिंह ने पार्टी से निकाला, फिर भी उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन आपके बड़े भाई हुआ करते थे, ऐसा क्या हो गया कि दोस्ती खत्म हो गई। जिस नोट कांड ने लोकतंत्र को शर्मसार किया, आखिर उसका सच क्या है। और हमारे साथ न्यूज रूम में नेताजी में आज मौजूद हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अमर सिंह जी, ये एक नई चुनौती है अब जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। आप इसे नई चुनौती मानते हैं? एक बार फिर आप मैदान में हैं, आरएलडी के साथ हैं इस बार। देखिए, मैं जीवन को ही चुनौती मानता हूँ। जीवन कोई साधारण मंच नहीं है। यहाँ पर प्रारब्ध ने, विधि ने कथानक लिख दिया है और उसको उसके अनुकूल या प्रतिकूल आपको चलना है। तो जब जीवन ही चुनौती है, पानी के बुल्ले की तरह एक दिन इसका अंत है, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं इसे चुनौती से ज़्यादा लोकतंत्र का उत्सव मानता हूँ। और मैं ये नहीं मानता कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव में के मंच पर अपने उस कलंक को धोने का प्रयास कर रहा हूँ जो कुछ न मिलने पर हमारे विरोधी कहते हैं कि ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियन हैं, स्टेटिस्ट हैं, जो प्रणब मुखर्जी ऐसे बड़े आदमी के ऊपर भी जो आरोप लगते रहे। जी, मुझे बड़ी खुशी है प्रणबदा के लिए कि राष्ट्रपति भवन से पहुंचने से पहले कम से कम लोकसभा का एक चुनाव जीतकर उन्होंने अपने उस एक कलंक को धोया जो उनके विरोधी कुछ न मिलने पर यही कहते थे कि ये तो राज्यसभा वाले नेता हैं। मतलब आपको लगता है कि ये एक कलंक अगर यह किसी ने कहा है आपको, तो आपको वो एक चुनौती के तौर पर आप उसे लेते हैं और नहीं, चुनौती के रूप में उसे दूर करना चाहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि जनता का से सीधे जुड़ने के मायने क्या हैं, किस तरह से उसकी पीड़ा क्या है। मैंने चुनाव बहुत लड़वाए हैं, परोक्ष रूप से बहुत चुनाव लड़े हैं। रामपुर का पिछला चुनाव जयप्रदा जी उम्मीदवार थी, लेकिन लगभग मैंने ही लड़ा। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़वाया। लेकिन चुनाव का प्रबंधन एक चीज़ है और चुनाव का में खुद उम्मीदवार बनना अपने आप में दूसरी चीज़ है। ये सोनिया जी की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है, इसको देखकर एक बात ख्याल आती है कि सोनिया जी को लेकर आपने बहुत कुछ कहा, उसके बाद फिर आप चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी से ही आपको समर्थन मिल जाए, टिकट मिल जाए, और अभी भी आप आरएलडी का तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन है, तो घूम फिर कर आप उन्हीं के साथ हैं। अच्छा प्रश्न है। चिकमगलूर में इंदिरा जी चुनाव लड़ रही थी और इंदिरा जी के विरुद्ध वीरेंद्र पाटिल लड़े और बुरी तरह से लड़े। इंदिरा जी ऐसी बड़ी कद्दावर नेता को भी एक बार लगा कि चुनाव कठिन है और इंदिरा जी चुनाव जीत गई और वीरेंद्र पाटिल हार गए। लेकिन इंदिरा जी ने वीरेंद्र पाटिल को उस चुनाव के, चिकमगलूर के चुनाव के 15-20 दिन के अंदर ही बुला करके कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो राजनीति में कई चीज़ें जो होती हैं वो समय समय पर बदलती हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा चले गए थे और बाद में संजय जी को अपने साथ उनके निवास पर लेकर के इंदिरा जी गई और कहा कि इनको प्रणाम करो, ये तुम्हारे मामा हैं। तो अगर आप ये कहें कि निरंतरता रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ और मैं अच्छी तरह से मानता हूँ सार्वजनिक रूप से कि सोनिया जी ही नहीं, सोनिया जी हों, आडवाणी जी हों, प्रकाश करात हों,
ममता बनर्जी को मतलब रिश्ते बदलते रहते हैं, राजनीति में निरंतरता बदलने जरूरी के लिए है। हम नहीं कर रहे हैं। किसी भी बड़े नेता के विरुद्ध एक दूसरे के प्रति संभ्रांत आचरण होना चाहिए, बजाय इसके कि हम गैंग वार करें। ठीक है, तो मैंने अपने सारे जीवन में निषेधात्मक टिप्पणियां करके भी देखी। लेकिन अमर सिंह जी, राहुल गांधी की भी तस्वीर यहाँ पर है। राहुल गांधी ने रोका या सोनिया गांधी रोक रही थी? ऐसा था कि आपके लिए ना थी लेकिन जयप्रदा के लिए हाँ थी। देखिए, स्पष्ट बात यह है कि न तो मेरे लिए ना थी, न तो जयप्रदा के लिए ना थी। जयप्रदा के लिए मैंने ही सोनिया जी से आवेदन किया था और मैंने ही राहुल जी से भी आवेदन किया था। मेरे आवेदन को उन्होंने माना, मैं उनका ऋणी और कृतज्ञ हूँ। मैंने कांग्रेस में जाने के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया और टिकट के लिए आवेदन नहीं किया। जी। फिर भी मुझे गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ने का और कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव आया। लेकिन उन्होंने कहा आप निर्दलीय लड़ लीजिए, कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी। एकदम सत्य बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। सत्य बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, भले ही कांग्रेस हमारा समर्थन करे, और जयप्रदा जी को कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जयप्रदा जी ने कहा कि मैं उसी दल में रहूंगी जिस दल में आपकी भी सदस्यता मान्य है। मैं जयप्रदा जी के इस निर्णय से कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अनुरोध पर ही आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जयप्रदा जी, मेरी तो बात 100% मान ली गई। और ये भी कि वो ग्राह्य थी, ये सब बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जयप्रदा जी जब सोनिया जी से मिली उनके साथ मैं ही था और मैंने ही पूरे प्रकरण की पहल की। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है कि अडवाणी जी ऐसे व्यक्ति को भी मोहन भागवत के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कांग्रेस की भी एक संस्कृति होगी कि हो सकता है जो मेरी राजनीतिक खराबियाँ थी उसकी मरम्मत के लिए मुझे मिश्री जी के कारखाने में जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने आप को मिश्री जी के कारखाने में पेश नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारी कमी है। अगर हम मिस्त्री जी के पास जाते तो हमारी मरम्मत कर देते। हमारे साथ सुनील यहाँ मौजूद है। सुनील भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। एक छोटा सवाल है कि आपने कहा मुलायम सिंह यादव को वोट दें आजमगढ़ की जनता। ये मुलायम सिंह वही हैं जिनको छोड़ के आप आए। एक वक्त आप उनके साथ थे, मुलायम सिंह परवान पे चढ़े, राजनीति उनके परवान पे चढ़ी, लेकिन अब आजमगढ़ में आपने क्यों मांगा वोट और क्या? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, मैं खंडन नहीं करना चाहता आपका। मैंने मुलायम सिंह जी को नहीं छोड़ा, मुलायम सिंह जी ने मेरा निष्कासन किया। तो मुझे दुनिया वालों भगोड़ा न समझो, फिर उनके मैं लिए भागा वोट क्यों नहीं है, भगाया गया हूं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये तो जो आपने वोट, सवाल ये मैंने है छोड़ा कि नहीं। आपने जो समर्थन मांगा उसको हम समझें कहीं ना कहीं आज या कल या परसों देखिए, मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपके बाद दोबारा संबंध बन ये सकते नहीं है। बात ये कि अपना अतीत कैसे छोड़ दूं, और आजमगढ़ में चाहे वो अस्पताल बना हो या हवाई अड्डा बना हो या सड़कें बनी हो, वो हमारे कहने से मुलायम सिंह ने बनाई, हजारों करोड़ रुपया खर्च किए। तो जिस तरह से मुलायम सिंह अपने अतीत से नहीं भाग सकते, मैं भी अपने अतीत से नहीं भाग सकता। वहाँ पर रमाकांत यादव जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने घोषित उम्मीदवार हैं, वह भी मुलायम सिंह के शरण में जाने के लिए तत्पर हैं। तो आप साथ साथ नहीं आएंगे? भविष्य नहीं है इसमें, भविष्य में साथ साथ आने का कोई इरादा नहीं है? अमर सिंह का मुलायम सिंह के साथ 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 जाने का कोई इरादा नहीं है? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। चलिए ठीक है, हो चुका। विजय विद्रोही यहाँ पर है। विजय विद्रोही सवाल पूछना चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि आप साबित करना चाहते हैं कि आप ड्राइंग रूम के नेता नहीं हैं, ड्राइंग रूम से बाहर के नेता हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन आप साबित करना चाहते हैं चुनावी, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन राजनीति आप ड्राइंग रूम से बाहर अपनी कह रहे, आपको सीमित कर दिया जाता है लोगों की नजरों में, उसको आप झूठा साबित करना चाह रहे हैं। झूठा नहीं, मैं अपने आप को परखना चाहता हूँ, सब सच्चे हाँ, हैं। ठीक है, आप अपने आप को जी आप इस परख में हम कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो मैं समझूंगा कि जो हमारे विश्लेषक हैं, विरोधी तो नहीं कहूँगा, उनका विश्लेषण मेरे लिए सही है, आकलन सही है। उसको आप अपने मानूंगा। आप को परखना चाहते हैं तो फिर आरएलडी से और यूपी की फतेहपुर सीकरी से क्यों आप फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस हमारी स्वाभाविक पसंद थी, तो कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी, संभवतः अमर सिंह की उम्मीदवारी से अच्छी लगती। तो अगर मुझे कोई वहाँ उतारता और मैं नहीं उतरता तो आपका प्रश्न प्रासंगिक था। दूसरी बात यह कि मुलायम सिंह जी
यानी आप लड़ना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप लड़ेंगे? बड़ी अच्छी लड़ाई होगी, दिलचस्प लड़ाई होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन वैचारिक मतभिन्नता है। तो उस वैचारिक मतभिन्नता का संप्रेषण करने के लिए इससे अच्छी विधा हो ही नहीं सकती। शीला यहाँ पर मौजूद है, शीला रावल, वो भी सवाल पूछें। आपने बहुत सारे लोगों को बुरे समय में मदद की, आपके दोस्त बने, बड़े अजीज़ दोस्त बने, उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपने अपने जो करुणा थी, विडंबना थी, जो भी आपके रिश्ते थे, वो आपने जनता के सामने बहुत बार आप बोल चुके हैं। पिछले महीने आपके घर एक डिनर पार्टी थी, उसमें आपने मुकेश अंबानी को बुलाया था, अमिताभ बच्चन को बुलाया था, न्योता भेजा था, श्वेता आई थी, शायद अमिताभ जी नहीं आए थे। ये क्या होता है कि आप कभी कुछ कहते हैं, फिर आप वापस जैसे विजय ने कहा कि आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, वैसे आपके मन मिल जाते हैं, कभी कभी आप बोल देते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं? मैंने कभी किसी को दुश्मन नहीं बोला, और बुरा भला तो बहुत कहा है आपने। नहीं बोलो, अगर सच बोलना, सच लोग कहते हैं कि कड़कटू सच नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो सच है, अगर वो लोगों को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिस डिनर की बात कर रही, उस डिनर में मैंने अमिताभ बच्चन जी को नहीं बुलाया था, और श्वेता नहीं आई थी, उनके पति आए थे जी। और जिसका नाम आप ले रहे हैं कि इनको आपने बुलाया, जिस व्यक्ति के लिए मैं डिनर दे रहा था, वो हमारे बहुत पुराने पारिवारिक संबंध है शोभना भरतिया जी से। उनके बच्चों के विवाह के लिए मैंने वो डिनर दिया था, और जो शोभना जी की बहू है, उसके मामा हैं दोनों। जी। तो इस नाते मैंने उनको बुलाया था। इस नाते नहीं बुलाया था मुकेश और अनिल को कि वो हमारे जीवन के भूले बिसरे गीत हैं। ठीक है, हमारे साथ हरिमोहन जी मौजूद है, वो भी। ये आपने राजनीति युवा कांग्रेस से शुरू की थी? नहीं, छात्र परिषद से नक्सलवाद के विरोध में। जी जी, छात्र परिषद कांग्रेस की शाखा है वहाँ की, बंगाल में। तो अब घूम फिर करके आखिरी दौर में क्या आप कांग्रेस में फिर, तो यहाँ आपके राजनीति का पड़ाव क्या कांग्रेस में ही रहेगा? देखिए, मैंने जब तक मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, तो मैं एक भावना से ग्रस्त रहता था। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी को निकट से जानने और देखने के बाद मुझे लगता है कि उनकी कथनी करनी में भेद नहीं है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू गेट व्हाट यू सी, जो एक 3D पर्सनालिटी नहीं है, 3 डायमेंशनल, कि दिमाग में कुछ, मुंह पर कुछ और दिल में कुछ। तो ये बहुत विलक्षण गुण है। चाहे वो चुनाव जीते या हारे, उनकी एक गुणवत्ता अपनी जगह कायम रहेगी। और राहुल गांधी जी से मेरे सौहार्दपूर्ण हमारी 2-4 बैठकें हुई हैं, और बहुत आदर और स्नेह से उन्होंने हमारी वार्तालाप हुई है, लेकिन उनसे उतने हमारे घनिष्ठ संबंध नहीं। तो और अभी वर्तमान परिस्थिति में यह सही है कि रालोद में जाने का एक प्रलोभन यह भी रहा कि हम कांग्रेस में भले ना हो, कांग्रेस की विचारधारा से दूर नहीं। लेकिन सोनिया जी के खिलाफ आप पहले तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब बोले तो अब ये क्या प्रायश्चित का? नहीं, प्रायश्चित नहीं है। आप बताइए, सोनिया जी के विरुद्ध मुद्दा बनाकर कांग्रेस में नेता विरोधी दल रहे शरद राव गोविंद राव पवार, उन्होंने तो अलग भी हो गए, दल भी बना लिया, अब उनके मंत्रिमंडल में हैं। उनसे ये सवाल कोई नहीं करता। बेचारे अमर सिंह को कोई छोड़ता नहीं। अमर सिंह जी, विनोद अग्निहोत्री जी। अमर सिंह जी, मैं आपका बड़ा पुराना मित्र हूँ। जी हाँ, बिल्कुल है। उस दौर से जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे, जी। आपने एक समय में स्थिति ये थी कि देश की राजनीति के केंद्र में आप थे। जी। अब चाहे वो देवगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे गुजराल की सरकार रही हो, या मुलायम सिंह की सरकार हो, और होता यह था कि 400 से 425 सीटें उत्तर प्रदेश की आप लड़वाते थे, और 85 सांसद लड़वाते रहे। आज आप उस पार्टी में हैं, उस लोकदल में, जो सिर्फ 7 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, और एक जिसका आधार क्षेत्र बहुत सीमित है। तो क्या अमर सिंह, मतलब उनका दायरा इतना सिमट गया है, और आप इस अपनी सिमटी हुई भूमिका को कैसे देख रहे हैं? और चुनाव के बाद, क्योंकि आप जोड़ तोड़ की राजनीति के महारथी हैं, हमने वो सारे दौर देखे हैं जब आपने तमाम सारे चीज़ों को इधर से उधर उलट पलट किया है, तो क्या वो दौर फिर आप लौटाएंगे चुनाव के बाद, और चौधरी अजीत सिंह और कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा करिश्मा करेंगे कि यूपीए 3 बने? लंबे प्रश्न का छोटा उत्तर, मानव नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।
यानी समय अगर ऐसा होगा तो यूपीए 3 का जवाब नहीं दिया गया, बनाने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं समय रहेंगे? बलवान होगा तो फिर ऐसी उसमें स्थिति हो गया ना होगी कि जरूर। वक्त का हर शय पेरा, वक्त का हर शय गुलाम, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, ये वक्त बताएगा कि क्या होगा। अरविंद मोहन जी, आपने जो है लोहियावादियों को फिल्मी हीरो हीरोइनों से और पूंजी वालों से मिलवा दिया, उनका लाभ घाटा जो भी हुआ, आपका क्या फायदा घाटा हुआ? पहली बात तो ये कि ये भी आपका व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं, एक समाज में बनाया हुआ पूर्वाग्रह है जिससे ग्रस्त होकर के यह अवधारणा बनी है। मेरे आने से बहुत पहले श्री संजय डालमिया विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया के सुपुत्र, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य थे। मुझसे पहले 96 से पहले तो पूंजी का भी मिश्रण हो गया था। और राज बब्बर जी और स्मिता पाटिल की जब तूती बोल रही थी तो एकमात्र स्टार स्पीकर मुलायम सिंह जी के सानिध्य में श्री राज बब्बर थे। तो राज बब्बर बहुत बड़े सितारे थे, स्मिता पाटिल जी के पति थे, वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी दोनों सितारा हैं। तो ये कहना कि सिनेमा वालों का चस्का मैंने लगाया, हमसे पहले राज बब्बर और संजय डालमिया थे, हमारे आने के बाद इस दाल में तड़के और लग गए, ये कह सकते हैं। नहीं, और सफाई महोत्सव शुरू हो गया ना, ये गलत है। सफाई महोत्सव मुलायम सिंह जी के परिवार में रणबीर नाम के एक नौजवान की मौत से शुरू हुआ। उसका नाम सफाई महोत्सव नहीं, रणबीर स्मृति है। लेकिन उस महोत्सव में जो लड़के हैं वहाँ के युवा, उन्होंने अपने उत्साह की अतिरिक्ता में चलन शुरू किया। और मेरे लिए तो सिरदर्द था कि कहना कि अंकल इसको ले आइए, अंकल उसको ले आइए। अब तो मैं वहाँ नहीं हूँ, इसके बावजूद मलकाए हुस्न मलका शेरावत वहाँ पर जब मुजफ्फरनगर के दंगे में लोग पीड़ित रहते हैं तो जीभ अपनी निकाल करके उसको तर्क करते हुए वो गाती हैं इठलाती हुई कि भीगे ओठ मेरे मत कर इंतजार, मिलजुल कर सारी रात मुझसे कर प्यार, बार बार ओफ ओफ हो, ओफ ओफ हो। अब वहाँ मैं नहीं हूँ, ये हो रहा है। लेकिन अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन के बारे में भी सवाल पूछा गया था, ये जानना चाहेंगे उस दोस्ती को क्या हुआ? देखिए, ये इस सवाल का उत्तर मैंने बहुत बार दे दिया है और मैं समझता हूँ कि जितनी बार मैं उत्तर देता हूँ मैं पीड़ित होता हूँ, और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को जितनी बार बच्चन परिवार सुनता होगा वो भी आहत होता होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि बार बार कहा कि यही है, यही प्यार की आबरू, मैं वफा करूँ वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। अशोक वानखेड़े जी सवाल पूछेंगे। छोटा सा सवाल है कि एक आम आदमी जो मैं लेमैन्स लैंग्वेज में जिसको कहते हैं, मुलायम सिंह के साथ आप जुड़े, वहाँ झगड़े हुए, अंबानी ब्रदर्स के साथ आप जुड़े, वहाँ झगड़े हुए, अमिताभ ब्रदर्स के साथ आप जुड़े, वहाँ झगड़े हुए, ये ऐसा होता क्यों है? अमर सिंह जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़े होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती कि अमर सिंह असल में है क्या। आप अपने आप को राजनीतिज्ञ कहते हो, कारपोरेट सेक्टर आपको बहुत बड़ा मित्र, जिसको कारपोरेट फिक्सर कहा जाता है कारपोरेट लैंग्वेज में, वो कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको मसीहा मानते हैं, वो भी एक फिक्सर की भूमिका है। तो जनता समझ नहीं पाती कि आप फिल्म में हीरो हीरोइन के लाडले हैं, आप कारपोरेट सेक्टर के फिक्सर हैं, आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, या आप मात्र पैसे कमाने के लिए राजनीति में हैं। देखिए, पैसा मैंने राजनीति में आने के बाद नहीं कमाया। आजकल तो आरटीआई का ज़माना है, तो आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। मेरी फैक्ट्री राजनीति में आने से लग गई थी। लोग राजनीति में आने के बाद कमाते हैं। मैंने राजनीति में आने से पहले मैं आर्थिक रूप से सबल हो गया था, क्योंकि बिना आर्थिक स्वावलंबन के सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और बिना सामाजिक प्रतिष्ठा के राजनीति में प्रतिष्ठित आप नहीं हो सकते। तो सोशल स्टेटस इज लिंक्ड विथ फाइनेंशियल स्टेटस, एंड विदाउट अचीविंग बोथ यू कांट हैव पॉलिटिकल स्टेटस। तो आप ये मानते हो कि राजनीति के लिए पैसे की नितांत ज़रूरत है, बगैर पैसे की राजनीति है नहीं? बिल्कुल सच है ये तो आम आदमी पार्टी भी बोलती है। जो सिलिकॉन वैली से जो माल आ रहा है, पूछिए ना। आपका जो रूप के बारे में मैंने पूछा कि एक्चुअली जनता जानना चाहती कि अमर सिंह है क्या। तो अब मैं क्या करूं? अगर मुझे अगर आप 3 भाषा में एमए कर लें, संस्कृत में भी कर लें, पाली में भी कर लें, हिंदी में भी कर लें और अंग्रेजी में भी कर लें, तो जनता ये पूछेगी ये बताइए आप हैं क्या? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन
अंग्रेजी पढ़ाते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन हिंदी के बड़े भारी कवि थे। फिराक गोरखपुरी हिंदू थे, लेकिन वो उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए। तो जनता उनसे भी पूछे, आप हिंदू हैं लेकिन आप उर्दू को इतना क्यों प्रश्रय देते हैं? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन हिंदी में कविता क्यों लिखते थे? मधुशाला क्यों लिख दी? अब हमारे चरित्र में अगर ये विविधता है कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ, तो मैं इसको लज्जा का नहीं, उपलब्धि का एक कारण और भगवान की कृपा मानता हूँ। अब है दुबे जी। बंधुवर, मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो यह है कि भारत में राजनीति में टिकने के लिए कुछ सामाजिक जमा पूंजी ज़रूरी होती है। किसी की जमा पूंजी जाट होते हैं, किसी की यादव होते हैं, किसी की दलित होते हैं, किसी की ब्राह्मण होते हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक सामुदायिक जमा पूंजी होती है। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आप लंबे अरसे से राजनीति में हैं और मैं समझता हूँ सफलतापूर्वक हैं, तो आपकी सामाजिक जमा पूंजी क्या है? पहली जिज्ञासा तो मेरी ये है। दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि जो समाजवादी पार्टी से दूर हुए आपको काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन अभी हाल ही में जब मुलायम सिंह जी अपनी पार्टी के लोगों को और अपने बेटे को डांट रहे थे, तो उन्होंने कुछ जैसा बयान दिया, उससे लगा कि अभी भी वो आपकी याद करते हैं और उनके दिल में काफ़ी कसक है। तो ऐसा आपने क्या किया इसकी वजह से अभी भी वो उस कसक से पीड़ित हैं? ये देखिए, आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी लोग, एक साथी ने पूछा कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ा क्यों होता है? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा कुछ करता हूँ कि जाने वाले चले जाते हैं, उनकी याद सताती है। और मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह जी का एक बड़ापन है कि चुनाव कालिक वातावरण में आज से लगभग 10 दिन पहले अपने मुख्यमंत्री बेटे और बहुत बड़े कद्दावर साथी आजम खान की उपस्थिति में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, इसके मूल में हमारा वो साथी था जो मुझे समझता था, एक वही व्यक्ति है जो काम करता था। इसके श्रेय, इस श्रेय को उन्होंने पचाया नहीं, उन्होंने इस श्रेय को सार्वजनिक रूप से इस वातावरण में दिया। और इसीलिए जब उन्होंने इतना बड़ापन दिखाया, उन्होंने इतनी पहल की, तो जब वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, इसलिए मैंने भी आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ में लोकदल का उम्मीदवार नहीं है जिस दल में हूँ मैं, और कांग्रेस के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के विरुद्ध नहीं लड़ते। जैसे गांधी परिवार के विरुद्ध यादव परिवार नहीं जाता और यादव परिवार के विरुद्ध गांधी परिवार नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक आपने अमर सिंह जी, फिर नई जिज्ञासा ये पैदा हो गई। आखिरकार ये, इसको तो हम लोग पत्रकार लोग राजनीति की भाषा में साठगांठ कहते हैं। भाई, आप दिन रात कांग्रेस की निंदा करते हैं, भ्रष्टों की पार्टी कहते हैं, गिरी हुई पार्टी कहते हैं, और फिर आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं उतारते। आप बता रहे हैं कि वो उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारते। हम बता नहीं रहे हैं। हाँ, ये शाश्वत सत्य दिखाई दे रहा है। मैं मान रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। मैं कोई आकलन विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ कह रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। अब इस प्रश्न का उत्तर, ये बड़े लोगों की बात है और अंदर लोगों का भी ज्ञानवर्धन कीजिए थोड़ा। हम कैसे कर दें, ये अंदर की बात है, मैं भी उसी श्रेणी में हूँ। इसका उत्तर आपको गांधी परिवार दे सकता है या यादव परिवार दे सकता है। अमर सिंह जी, लेकिन फिर वही पहला सवाल जो सुनील ने पूछा था कि ये जो सामाजिक पूंजी, जी जी, देखिए सामाजिक पूंजी, अब मैं मतलब जिसकी वजह से राजनीति आगे बढ़ती है, टिकती है। अमर सिंह यादव तो हो नहीं सकता, अमर राम तो हो नहीं सकता, अब अपनी माता के गर्भ को तो बदल नहीं सकता। और जहाँ से मैं आया हूँ वो क्षत्रियों के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि जब ब्रह्मा बुद्धि दे रहे थे तो उन्होंने कहा, ये है कहाँ? बोले मूछ के ऊपर या मूछ के नीचे। तो क्षत्रियों ने कहा, मूछ के ऊपर अगर ये बुद्धि है तो भगवान ये ब्राह्मणों को दे दो, हमें मूछ के ऊपर वो नहीं चाहिए जो मूछ के ऊपर हो। तो हमारा समुदाय तो कुछ ऐसा समुदाय है कि अगर वो उसकी जमा पूंजी होती तो न तो यहाँ अंग्रेज आते न मुगल आते। राजनाथ सिंह है कि अमर सिंह है? राजनाथ सिंह हमारे बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं कि नहीं? राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं कि नहीं? अब मैं लोकदल का एक पार्टी से प्रतिबद्धित हूँ, इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं जान करके भी नहीं बता सकता कि वो क्या है। अमर सिंह जी, लेकिन जो अभय जी ने सवाल किया और उससे पहले, तो कांग्रेस में क्या दिग्विजय नहीं चाहते कि कोई और ठाकुर नेता है? देखिए साहब, दिग्विजय सिंह जी का जो व्यवहार है हमारे प्रति, जो वात्सल्य दिखाने का, भावाभिव्यक्ति का जो उनका अंदाज है, वो बड़ा निराला और अनूठा और अनोखा है। और मेरे पास कोई MRI मशीन तो है नहीं जो मानवीय संवेदनाओं और अनुभूतियों को पकड़ लें, और न तो अभी तक ऐसी किसी मशीन का इजाद हुआ है। तो इसलिए मुझे उनके अंतर्मन का नहीं पता, लेकिन बाहरी रूप से
जो उनका हमारा व्यवहार है वो बहुत अंतरंग है। मिस्त्री को कैसा आपने जान पाए बिना मशीनों के? मिस्त्री को मैं जान नहीं पाया, न मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर जो पर्यवेक्षक होता है या जो महामंत्री होता है, तो बहुत पहले जब मुझे समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया था तब भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि हमारे दल में अप्लाई करना पड़ता है, फिर जिला कांग्रेस कमेटी विचार करती है, फिर प्रदेश जाता है, फिर एआईसीसी में मामला आता है, फिर विचार होता है। तो ये इतनी लंबे सोपान पर मैं रुग्ण भी हूँ, अस्वस्थ भी हूँ, तो राजनीतिक रूप से भी अस्वस्थ हूँ। तो मुझे मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन मैं कारखाने नहीं पहुँच पाया मिस्त्री जी के। अच्छा, एक छोटा सा दुस्साहस और कर रहा हूँ कि हम लोग सब पत्रकार के तौर पर, प्रेक्षक के तौर पर कयासबाजी करते रहते हैं। मतलब जो है, मैं चाहता हूँ आप भी आज थोड़ा सा शामिल हो जाएं उसमें। कल्याण सिंह ने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नतीजा बता ही दिया है कि बीजेपी को 53 सीटें मिलेंगी और भी सब घोषित कर दिया उन्होंने। वो सब दुनिया के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं जो है। तो कुछ आप भी बताइए, आपका क्या विश्लेषण है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बना रखा है कि मैं 50 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो आपका कुछ विश्लेषण बताइए ताकि हम लोगों को थोड़ा। देखिए, दो शब्द भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से करी कि लहर है और सुनामी है। ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। लहर लोगों को बहा देती है, विध्वंस कर देती है, और सुनामी सबको उड़ा देती है। तो सबको उड़ा देती है उसमें भारतीय जनता पार्टी है। कहीं इस लहर में जिस तरह से अभी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पितामह आडवाणी जी नाराज हैं। आज अभी यहाँ एबीपी न्यूज़ के दफ्तर में, न्यूज़ रूम में बैठे बैठे जब मैंने आडवाणी जी की पीड़ा देखी, क्योंकि सारा जीवन मैंने भी समाजवादी पार्टी को दिया है, और जब मैं दरकिनार किया गया तो उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। सारा जीवन आडवाणी जी ने दिया अपने दल को, और आज एक सीट के लिए उनके साथ विचार विमर्श चल रहा है। तो मुझे तो वो बात याद आ रही है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, राम करेगा राज, बेचारा दशरथ जंगल जाएगा। अमर सिंह जी, जी मैं इसी के साथ एक आनुषंगिक प्रश्न भी है कि जो टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में असंतोष चल रहा है, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो इसका वास्तव में चुनाव नतीजे पे असर पड़ेगा और सब लोग जीत सूंघ रहे हैं और सब ठिकाने पर आ जाएंगे? देखिए, टिकट बंटवारे से ज़्यादा बड़ा प्रश्न है कि आप अरविंद केजरीवाल की जितनी भी निंदा करें, लेकिन एक चीज़ तो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कजरी गाते गाते उसने भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना दिया है। तो अब जिस तरह से बहन सुषमा स्वराज जी का ट्वीट आया है तमिलनाडु में कुछ लोगों को लिए जाने पर, वो सार्वजनिक है। कर्नाटक में कुछ लोगों को लिए जाने पर जो ट्वीट आया है वो सार्वजनिक है, वो रामोलू वाला। ये छपी हुई बात है, ये छुपी हुई बात नहीं है। तो सुषमा स्वराज जो कि सदन की नेता है, और उनकी छपी हुई बात, छुपी हुई बात नहीं, आडवाणी जी की नाराज़गी, जसवंत सिंह जी की नाराज़गी, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और पिछले दिनों राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन करना आडवाणी जी का कि भारतीय जनता पार्टी वन मैन शो हो गई है, और उसके बाद संघ वालों का कहना कि हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, इससे भी लगता है कि संघ के भी कुछ बड़े लोग इस व्यक्तिवाद की सियासत से परेशान हैं। तो इसका असर तो पड़ेगा ही। तो भाई साहब, कितनी सीटें दे रहे हैं आप भाजपा को? मैं तो न ज्योतिषी हूँ न तो तांत्रिक हूँ। थोड़ा कयासबाजी हमारा साथ देते हुए। देखिए, बारिश होती है ना जी, लेकिन बारिश के पानी के ठहराव के लिए अगर स्पेशल पर्पज व्हीकल ना हो, रेन हार्वेस्टिंग के लिए, तो बह जाता है पानी। तो बहुत हवा हो, सुनामी हो, मुझे भय ये कि उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण में कहीं पर भी इनका कुछ नहीं है। अमर सिंह जी, एक और वो भी चल रही है बात कि भाड़ में जाए लहर, लहर पर ही ना, भाड़ में जाए लहर, मुझे दे दो भोपाल शहर। देखिए, मैं आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं बचपन से आडवाणी जी और अटल जी का नाम सुन करके बड़ा हुआ, तो मैं आडवाणी जी के लिए कोई हल्की टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो मोदी जी के लिए भी नहीं करूंगा। हमारा वैचारिक मतभेद है, कोई गैंगवार नहीं। अमर सिंह जी, इरफान यहाँ मौजूद है, उन्होंने कार्टून बनाया, वहां तक चलते हैं। इस बीच विनोद जी सवाल पूछो। मेरा छोटे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि आपकी नज़र में इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य प्रत्याशी कौन है, किसको आप मानते हैं कि मौजूदा दावेदारों में योग्य है? और दूसरा सवाल ये है, जो आप पीड़ा बार बार आपकी है, क्योंकि मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी नई दुनिया में आपकी और मुलायम सिंह की मतभेद की, उसमें हमारे आपकी बात भी हुई थी कि मुलायम सिंह जी ने आपको छोड़ा, तो मुलायम सिंह जी ने छोड़ा या उनके परिवार के दबाव की वजह से आपको छोड़ा गया?
इस रहस्योद्घाटन आज करिए आप। इसका रहस्योद्घाटन ये है कि मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से मेरे निष्कासन के रचयिता नहीं है, मेरे विरुद्ध हुए षड्यंत्र के रचयिता नहीं। उस समय जबकि मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए थे, मैं जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था, उस अंतराल में 1 वर्ष के अंतराल में वो राजनीति फिल्म देखी ना अपने प्रकाश झा की, सारे षड्यंत्र तब होते हैं जब राजनेता मरने वाला होता है या मरणासन होता है। तो हमको प्यार करने वाले एक परिवार में, उनका नाम मैं भूल गया, बाल गोपाल शायद, हाँ, तो बाल गोपाल यादव जी या राम गोपाल यादव जी, इन लोगों ने, जो कि बाल गोपाल की तरह बाल सुलभता से बोलते रहते हैं, तो बाल गोपाल जी ने षड्यंत्र रचा और बाल गोपाल जी के षड्यंत्र में शामिल हो गए मुलायम सिंह जी बाद में पारिवारिक दबाव के कारण। लेकिन मैं नहीं मानता, आज भी नहीं मानता कि मुलायम सिंह जी से जो मेरे अंतरंगता और संबंध रहे हैं उसमें मुलायम सिंह जी हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अमर सिंह जी, मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर, अभी जिस बयान की बात हो रही थी, अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो क्या उन्होंने वो एक पहला कदम बढ़ाया, आप भी फिर आगे बढ़ेंगे तो ये फिर वो जो सुनील सवाल पूछ रहे थे, आगे जाकर हमें फिर वही दोस्ती क्या देखने को मिल सकती है? ये तो बात निश्चित है कि मेरे मन में उनके लिए कोई कटुता नहीं रही। जो एक कटुता थी उनकी उस पहल से वो कटुता खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। मेरा वो सवाल जो प्रधानमंत्री वाला था, तो क्या मतलब आप किसको सबसे योग्य मानते हैं, और अगर कभी मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चलती है उसमें आप सहयोग देंगे? दोनों सवाल ये कि मुलायम सिंह जी पहले 50 सीट लेकर के आए, प्रधानमंत्री अमर सिंह योग्य उम्मीदवार या आप आप नहीं बनाते, और प्रधानमंत्री या तो देश के सारे नेता बनाते हैं, जैसे गुजराल को बना दिया, देवगौड़ा को बना दिया, जिनके पास कोई नहीं था। अगर सारे नेता चाहेंगे तो मैं भी बन सकता हूँ। अमर सिंह जी, प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य कौन है? अभी तक तो जो भी लोग हैं, राहुल गांधी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया है, इसलिए आप राहुल गांधी से तुलना नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, अगर मैं उनको कहूँ कि योग्य उम्मीदवार हैं तो फिर मैं राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन में क्यों हूँ? इसलिए आप मुझे मेरे मुख में कोई शब्द न डलवाएं तो अच्छा है। किसे आप देखना चाहते हैं? देखिए, संख्या तय करेगी, संख्या तय करेगी, लहर है कि नहीं, सुनामी है कि नहीं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये इंतजार करिए। नाव कितना बाल कट के सामने आएगा। चलिए, मेरा एक सवाल है कि राजनीति में अक्सर दबे सुरों में बातचीत होती है, लेकिन अमर सिंह का आवाज़ जब भी आता है बुलंद होता है। तो ये जो बेबाकपना है, वो उससे फ़ायदा होता है राजनीति में या नुकसान? दोनों होता है। आपको फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? नहीं, फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि प्रामाणिकता बढ़ती है, लोग ये मानते हैं झूठ नहीं बोलते, और लोग ये मानते हैं कि अगर ये नाराज़ हैं तो ये कह देंगे, प्रसन्न है वो भी कह देंगे। तो इससे आम जनता इसे पसंद करती है, और बड़े नेता भी जानते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि साथ हैं तो उसका मतलब साथ है। लेकिन आजकल की जो राजनीति है, निजी जीवन में आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को बड़े बुलंद तरीके से लोगों के सामने निजी जीवन में मुझे फायदा हुआ है। फायदा इसलिए हुआ है कि संबंधों की मरीचिका होती है। अगर संबंध जो थे जिसकी लोग चर्चा करते हैं, बड़े बड़े लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वो संबंध थे तो टूटते ही नहीं। वो संबंधों की मरीचिका थी जो थे ही नहीं लेकिन दिखते थे, होते तो खत्म नहीं होते। अमर सिंह जी, एक और अभय जी पूछ रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे थे उसका। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि खिचड़ी टाइप सरकार बनेगी और 2 साल बाद दोबारा चुनाव होंगे। आपको भी ऐसी कोई लगता है कि ऐसा असंभव नहीं लगता? ये असंभव नहीं लगता कि खिचड़ी सरकार बने, लेकिन ये भी संभव नहीं लगता कि सुनामी और लहर में इतनी सहजता से उस सुनामी और लहर का पहला आलाप प्रलाप स्वयं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं वो तो ऐसी अमर सिंह जी, लहर के साथ आइए कार्टून। ठीक है अमर सिंह जी, आइए। कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये चुनाव जीत गए आप, फिर तो आप राजनीति में वापस आ गए सक्रिय तौर पे, लेकिन अगर चुनाव हार गए तो क्या ये अंत है अमर सिंह की राजनीति का या ये शुरुआत है? देखिए, 58 साल की उम्र है। राहुल गांधी जी कहते हैं 50 के ऊपर वालों को अवकाश ले लेना चाहिए, तो उनके अनुसार तो 8 साल हमारा ओवर रन ऐसे ही हो गया है। जो हमारे गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं, तो मैं तो
रिटायरमेंट के एक्सटेंशन पर चल रहा हूँ, और वो भी 8 साल का एक्सटेंशन हो गया है। लेकिन और दूसरी बात है, रुग्णता भी है, लेकिन मेरी स्पिरिट नहीं मरेगी, और स्पिरिट जो कहेगी, आत्मा की का तत्व जो कहेगा वो मैं करूँगा। आइए अमर सिंह जी, ये इरफान साहब ने कार्टून बनाया है आज, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, वोट मांगने गए आप तो आपकी वही हालत जैसी गई। स्टूडियो में आपने ज़्यादातर टाइम अपनी शायरी ही सुनाई लोगों को, तो वोट मांगने गए तो लोगों ने कहा इरशाद इरशाद, तो ये कह रहे हैं कि शायरी करने नहीं, इस बार वोट मांगने आए हैं। तो ये मैं एक सवाल इसी के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि लोग आपको अभी तक इतने लंबे अंतराल के बाद में भी एक सीरियस नेता के तौर पर क्यों नहीं लेते हैं, और अगर आप वोट मांगने जाएंगे तो आप तैयार हैं इसके लिए सामना करने को? देखिए, तैयार अगर नहीं है तो जाते क्यों? उखली में सिर दिया है तो मुसली से क्या डरना है? और दूसरी बात यह है कि शेर इसलिए कहते हैं कि कम समय में सारी बात कम्युनिकेट हो जाती है, और अदब और शायरी और साहित्य वो अच्छी चीज़ होती है। और अगर लोग वोट न भी दें, इरशाद इरशाद करें, तो भी इनको सलाम। अमर सिंह जी आइए। अमर सिंह जी, एक कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहें, दिलचस्प किस्सा, राजनीतिक जीवन जो आपका रहा है, जो आपका अनुभव रहा है, उससे जुड़ा हुआ? हाँ, एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। जी। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के झोपड़ी में मैं बैठा हुआ था जी। और चंद्रशेखर जी अपनी झोपड़ी में जब अंतरंग लोगों के साथ रहते थे तो अधलेटे रहते थे, अधलेटे और अपने दोनों हाथ अपने सिर पर लगाए हुए आराम से, जिसको कहते हैं चौपाल की गप। एकाएक आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए और उनके साथ अरुण नेहरू जी भी उपस्थित हुए। वीपी सिंह साहब ने कहा कि राजनीति में नैतिकता, मर्यादा और विशुद्ध ईमानदारी की बड़ी ज़रूरत है। मैं तो मुख्यमंत्री था तो उद्योग बंधु चलाया, किसी उद्यमी से अकेले नहीं मिला, वित्त मंत्री भी था तो दूरी बनाए रखा। राजनीति में अर्थतंत्र से दूरी रहनी चाहिए और मैं बहुत ईमानदार हूँ। काफ़ी देर तक ईमानदारी की वार्ता सुनने के बाद अधलेटे चंद्रशेखर उचक बैठे और उन्होंने कहा कि वीपी, ये जो मंच बनता है, जो माइक लगती है, उसमें सभी पूंजीपतियों का थोड़ा ना थोड़ा योगदान होता है और यह सब कुकर्म हम लोग करते हैं। और आपकी ईमानदारी हम लोगों की बेईमानी की कीमत पर, आपको सजा सजाया मंच मिल जाता है और घोषणा करने के लिए माइक मिल जाता है, आप भाषण दे के चले जाते हैं, आप ईमानदार हैं। लेकिन मंच की साज सज्जा के लिए, बम्बू और तंबू के जुगाड़ के लिए जो यत्न प्रयत्न होता है वो हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो समझौता करते हैं। तो योर ऑनेस्टी इज एट द कॉस्ट ऑफ आवर डिसऑनेस्टी। तो मुझे चंद्रशेखर जी का ये बेबाकपन, आप बेखौफ सच को कह देना, इस मामले में मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंह जी, एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो एक नई चुनौती आपने ली है, इस चुनौती में भी आप खरे उतरेंगे। अगली बार हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में एक नई हस्ती मौजूद होगी, नेताजी न्यूज़ रूम में लेकर हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद।